Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, क्या होगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे। इससे पहले हमने क्या करा था, बहुत मजा आया था, हमने एमसीक्यूज किए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस आपको पता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जब आपको सब कुछ पता है तो ये भी आपको पता है। मेरे लिखने से पहले आप समझ ही जाएंगे कि मैम क्या लिखने वाली है। मैम कहेंगी आपको लाइक और शेयर करने के लिए। क्या कहेंगी मैम? मैम आपको कहेंगे कि फटाफट से लाइक शेयर कर दो। फिर स्टार्ट करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन के साथ, जो है हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना। व्हाट डू यू नो अबाउट जटाकास? किसके बारे में पूछा आपने? जटाकास के बारे में आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो पहले तो लाइक शेयर करो, उसके बाद जटाकास के बारे में देखते हैं कि भाई जटाकास के बारे में हम क्या समझते हैं। कर दिया लाइक, कर दिया शेयर, चलो। तो हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाई व्हाट डू यू नो अबाउट जटाकास। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। The Jatakas were stories composed by ordinary people and then written down and preserved by Buddhist monks. जब जो जटाकास है, कौन लिखते थे ऐसी स्टोरीज जो कौन कंपोज करता था? जो ऑर्डिनरी पीपल, है ना, आम पीपल, आम इंसान कंपोज करते थे, और देन उनको कौन लिखता था? उनको लिखते थे और प्रिजर्व करते थे कौन? बुद्धिस्ट मॉन्क। बुद्धिस्ट मॉन्क क्या करते थे? उनको लिखने का और प्रिजर्व करने का काम करते, संभाल के रखने का काम करते थे। जो स्टोरी कौन बनाते थे? आम इंसान, ऑर्डिनरी पीपल। क्लियर? चल, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय तमिल ब्राह्मण इंस्क्रिप्शंस? तमिल ब्राह्मण इंस्क्रिप्शन से आप क्या समझते हैं? देखो, इंस्क्रिप्शंस हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं। क्या पढ़े? इंस्क्रिप्शंस हमने बहुत अच्छे से पढ़े। इंस्क्रिप्शंस यानी जब कोई भी चीज़ हाथ सरफेस पे, चाहे वो स्टोन हो या मेटल पे, लिखी जाती है ना, कार्व करके, ऐसे गोद गोद के, जैसे कि मैंने कहा था, है ना। तो तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन से आप क्या समझते हैं? ब्राह्मी तो एक स्क्रिप्ट है, हमें पता है। तमिल क्या है? तो तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट हमें बतानी है। चलो बताते हैं, इंस्क्रिप्शंस बताने। Several pieces of pottery have inscriptions in the early Brahmi script, which was used to write Tamil. These are called Tamil Brahmi inscriptions. देखो, बहुत से जो पीसेस हैं पॉटरी के हमें मिले थे, हैव इंस्क्रिप्शंस इन द अर्ली ब्राह्मी स्क्रिप्ट। देखो, जो पीसेस है पॉटरी के, उनमें क्या लिखा हुआ था? इंस्क्रिप्शंस थे। इंस्क्रिप्शंस कौन सी स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे? ब्राह्मी स्क्रिप्ट, यानी ब्राह्मी लिपि का यूज किया गया था। which was used to write तमिल, जो किस लिए काम आती थी? तमिल लिखने के लिए काम आती थी, तमिल लिखने के लिए यूज होती थी, इसीलिए इन्हें दीज आर कॉल्ड तमिल ब्राह्मण इंस्क्रिप्शन, जिसको क्या कहा जाता है? तमिल ब्राह्मण इंस्क्रिप्शंस। जैसे कि मैंने बताया ना आपको, हिंदी, हम क्या बोल रहे हैं? हिंदी एक लैंग्वेज है, हिंदी एक भाषा है, लेकिन हिंदी को लिखते हैं जब हम लिखते हैं हिंदी का है ना, ब या स, तो ये तो हम कह रहे हैं ये क्या है? ये हिंदी है, हिंदी लैंग्वेज है। ठीक है, ये एक हिंदी लैंग्वेज है, लेकिन स्क्रिप्ट हम कौन सी यूज करें? देवनागरी। स्क्रिप्ट हम कौन सी यूज करें? स्क्रिप्ट हम देवनागरी यूज कर रहे हैं। मतलब ये अ ब स, ये लैंग्वेज हिंदी है, हाँ हमें पता है, लेकिन लिखने के लिए लिपि कौन सी यूज कर रहे हैं? हम देवनागरी लिपि यूज कर रहे हैं, देवनागरी स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। ऐसे ही इंस्क्रिप्शंस जो मिले पीसेस में पोट्री के, वो कैसे थे? वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थे, जो किस लिए यूज की जाती थी? तमिल लिखने के लिए यूज की जाती थी। तमिल क्या है? तमिल एक भाषा है कि नहीं? बिल्कुल भाषा है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस। ओके, चल। व्हेन वर आयरन वेपन्स फाउंड? आयरन जो वेपन से हमें कब मिले, है ना। व्हेन वर आयरन वेपन्स फाउंड, ये हमें क्या करना है? बताना है। सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स, जो लार्जेस्ट कलेक्शन किसका? आयरन के वेपन, वेपन का मतलब समझते हो? हथियार,
है ना। हथियार, टूल्स यानी तो चीज़ें कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम हथियार की बात कर रहे हैं, है ना। तो हथियार, जो आयरन्स के हथियार हैं, जो वेपन से हमें कहाँ मिले थे, हमें मेगालिथिक बरियल पे मिले थे। कहाँ मिले थे हमें मेगालिथिक बरियल पे मिले थे। कब? 2500 ईयर्स अगो। यही पूछा था ना कब मिले थे हमें, 2500 ईयर्स अगो मेगालिथिक बरियल, जो कि मैं बार बार आपको कई बार बता भी चुकी हूँ कि जैसे किसी को दफनाया जाता है, ऐसा देखा था ना हमने बरियल का, कि चारों ओर पत्थर रखे रहते हैं उसके, ताकि पता चले कि भाई हाँ यहाँ किसी को दफनाया गया है, यहाँ किसी की डेड बॉडी इसको बरी किया हुआ है, किसी मृत इंसान को दफनाया गया है। क्लियर। तो जो आयरन वेपन्स है वो कहाँ मिले? वो मिले आयरन टूल्स एंड वेपन्स का अच्छा खासा कलेक्शन, हथियारों का, वेपन्स यानी हथियार जिनको हम बोलते हैं, कहाँ मिले? मेगालिथिक बरियल पे, जहाँ पे ऐसे बड़े बड़े पत्थर ऐसे बरियल साइड पे यूज किए जाते हैं किसी को दफनाने में। ठीक है, लगभग 2500 ईयर्स अगो। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 4, What were the irrigation works built around 2500 years ago? इरीगेशन वर्क, कौन से जो है इरीगेशन वर्क बिल्ड किए गए, बनाए गए 2500 ईयर्स अगो इरीगेशन के लिए? हमने देखे थे ना कैनल्स वगैरह, और क्या क्या बनाया था? कैनल्स, और कैनल बना दिए, साथ में क्या बनाया था? और भी चीज़ें बनी थी ना। कैनल्स के साथ साथ क्या यूज़ होगा इरीगेशन में? इरीगेशन में कैनल्स तो हम पानी के लिए यूज़ करते, वेल्स, क्या क्या यूज़ होगा? चलो, The irrigation work that were built around 2500 years ago were canals, wells, टैंक्स और आर्टिफिशियल लेक्स। और आर्टिफिशियल लेक्स बनाए गए थे। इरिगेशन करना यानी सिंचाई करना, यानी पानी की ज़रूरत पड़ना। क्यों काम आती सिंचाई? भाई एग्रीकल्चर में फसल लगी हुई तो उनको क्या पानी की ज़रूरत नहीं है, सिंचाई की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। तो क्या बनाए गए थे? कैनल्स बनाए गए थे, वेल बनाए गए थे, टैंक, आर्टिफिशियल लेक जिसमें पानी स्टोर होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट दी क्राफ्ट पर्सन इन मोस्ट ऑफ विलेजेस। क्राफ्ट पर्सन जो है आपको विलेजेस में देखने को मिले, उनकी लिस्ट, उनके बारे में बताना है। चलो, इन द मोस्ट विलेजेस देयर वर ऑल्सो सम क्राफ्ट पर्सन। कौन कौन थे? विलेज जो है ब्लैक स्मिथ थे, पॉटर्स थे, कारपेंटर्स थे और वीवर्स थे। ये क्या है? ये ऐसे लोग हैं जो क्राफ्ट पर्सन जिनको कहा जाता है, ठीक है, जो गांव में देखने को मिले थे, जैसे लोहार हो गया, है ना, पॉटर हो गया, कारपेंटर हो गया और वीवर हो गया। ओके, चल, व्हाट वर द यूजेस ऑफ द स्कल्पचर्स। क्या जो थे यूजेस थे किसके? स्कल्पचर के। ठीक है, चलो, Sculpture were used to decorate railings, pillars and gateways of buildings that were visited by people. Sculpture क्यों यूज होते थे? कोई चीज़ सजाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, जैसे डेकोरेट करते थे, रेलिंग, पिलर्स हो गए, है ना, या गेटवेज जो बिल्डिंग के, ताकि जो लोग विजिट करें तो अच्छा लगता है, सुंदर सा लगता है, उसको डेकोरेट करने के लिए स्कल्पचर्स का यूज किया जाता था। ठीक है, चल, मेंशन द ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल हु लिव्ड इन मथुरा। जो लोग, जो पीपल कहाँ रहते थे? मथुरा में रहते थे। उनके किसके बारे में बताना है? उनके ऑक्यूपेशन के बारे में बताना है, उनके काम के बारे में बताना है कि क्या ऑक्यूपेशन करते थे, क्या काम करते थे, कौन? मथुरा के लोग। ठीक है, तो उसके बारे में हमें क्या करना है? बताना है। बताएं, चलो। पीपल लिविंग इन मथुरा वर गोल्ड स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ, वीवर्स, बास्केट मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स एंड परफ्यूमर्स। देखी थी ना हमने ये सारी चीजें कि भाई वहां पे सोनार भी थे, लोहार भी थे, है ना, परफ्यूमर्स भी थे, वीवर्स भी थे, बास्केट मेकर भी थे, गार्लैंड मेकर्स भी थे और परफ्यूमर्स। चल, हाउ डिड दी दास कर्मकारास अर्न अ लिविंग। कैसे जो दास कर्मकारा हैं अपनी लिविंग को अर्न करते थे, है ना, मतलब कैसे कमाते थे, लाइवलीहुड कैसे चलाते थे? चलो बताते हैं। The Dasa Karmakaras did not own land and they used to work on the fields owned by others. देखो, खुद का तो कोई ज़मीन जब थी नहीं तो कैसे कमाएंगे? दूसरों की ज़मीनों पे काम करके, है ना, owned by others, क्योंकि खुद का इनके पास कोई लैंड था नहीं, तो क्या करते थे? दूसरों की ज़मीन पे काम करते थे। क्या करते थे? वर्क। तो ऐसे कमाई होती थी इनकी। ठीक है, चल, क्वेश्चन नंबर 9, वाई वर वाराणसी एंड मदुरई फेमस। वाराणसी और मदुरई क्यों फेमस था? क्या वाराणसी और मदुरई क्यों फेमस था? वाराणसी और मदुरई क्यों फेमस था? वाराणसी हम बोल रहे हैं नॉर्थ में है और जो मदुरई है वो साउथ में है, तो क्यों भाई ये नॉर्थ और साउथ की चीजें दोनों फेमस थी? कुछ तो रीजन होगा, याद करो। चल, वाराणसी एंड मदुरई वर फेमस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ। कपड़े वपड़े बनते होंगे कपड़ों के लिए, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ, इस चीज के लिए क्या था? फेमस था वाराणसी और मदुरई। ठीक है, चल,
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अरिकमेदु? अरिकमेदु से आप क्या समझते हैं? अरिकमेदु के बारे में एक क्लोजर लुक। अरिकमेदु ये तो हमारा प्रॉपर एक टॉपिक ही था। कहाँ हमने देखा था? पुडुचेरी में। मैप में भी बोला था आप लोकेट करो, देखो, है ना, कोस्टल एरिया। चल देखते हैं। Between 2200 and 1900 years ago, Arikamedu was a coastal settlement where ships unload goods from distant lands. ये पूरा पढ़ा था हमने अरिकमेदु के बारे में कि कब between 2200 से लेकर 1900 years ago अरिकमेदु क्या था? Was a coastal settlement. कैसा सेटलमेंट था? समुद्र के किनारे वाला कोस्टल सेटलमेंट था, जहाँ पे जो शिप्स है, नाव आती थी दूसरे दूर दूर के भाई जगहों से नाव आती थी और वहाँ पे सामान उतारा जाता था, अनलोड किया जाता था। क्लियर? क्योंकि कैसा एरिया था यहाँ पे भाई? समुद्र के पास वाला एरिया। कौन सा? अरिकमेदु। ओके, 10 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। आपने अभी तक लाइक किया कि नहीं किया? 10 क्वेश्चन हो गए हैं, अभी तक आप लोगों ने लाइक शेयर किया कि नहीं किया? फटाफट से क्या कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं, है ना। इसी खुशी में क्या कर दो, 10 क्वेश्चन की खुशी में लाइक शेयर कर दो जल्दी जल्दी से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, राइट अ नोट ऑन द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। राइट अ नोट किसके बारे में? NBPW जिसका मैं बार बोल रही थी कि याद कर लो अच्छे से। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो कहाँ बनाया जाता था? नॉर्दर्न पार्ट में। ठीक है, ब्लैक क्यों बोला जाता था ये सब पढ़ेंगे हम। क्यों इतना पॉलिश्ड वेयर कहा जाता था ये सब अभी हम देखेंगे। इसी के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। हमने देखा था ना, इतना जिसको जलाया जाता था हाई टेम्परेचर में ताकि आउटर जो सरफेस उसका ब्लैक हो जाता था, फिर उसके बाद उसको और शाइनी ऐसा ग्लास मिरर जैसा लुक आए वैसा बनाया जाता था। ठीक है, देखते हैं। Different archaeological evidences for craft were found. It included extremely fine pottery known as the northern black polished ware. देखो, archaeological evidences तो बहुत सारे मिलते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मिला, और भी चीज़ें मिलती होगी। इसमें और क्या मिला था? एक बहुत ही खूबसूरत एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी, बहुत ही फाइन, बहुत ही बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से हम बोलते हैं ना, बिल्कुल परफेक्टली बनाई हुई, बिना किसी ऐसा लगेगा जैसे बहुत प्रोफेशनली, बहुत तरीके से, कोई गलती ना निकले, जिसमें बहुत खूबसूरत लगे। तो ऐसी एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी जिसको क्या बोलते थे? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। क्या कहते थे जिसको? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। ये मिली थी। इट गेट्स इट नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज जनरली फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इट इज यूजुअली ब्लैक इन कलर एंड हैज अ फाइन शीन। अब ये कहाँ मिली था इसका नाम? क्योंकि ये कहाँ मिली थी हमें? नॉर्दर्न पार्ट, सब कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट में मिली थी, जैसे कि मैंने बताया, इसलिए इसको नॉर्दर्न बोल रहे हैं ना। इसलिए नॉर्दर्न क्यों लिखा है? क्योंकि नॉर्थ पार्ट में मिली थी सब कॉन्टिनेंट के। इट इज यूजुअली ब्लैक इन कलर। ये कैसी थी भाई? ब्लैक इन कलर। और क्यों थी ये मैं आपको बता चुकी हूँ। हमें तो शॉर्ट नोट लिखना है तो शॉर्ट ही लिखेंगे। एंड हैज अ फाइन शीन, मतलब बहुत ही प्रॉपर तरीके से बनाई गई। कलर कैसा? ब्लैक। और हमें क्यों बोलते हैं हम इसको नॉर्दर्न? क्योंकि ये नॉर्दर्न पार्ट में मिली थी सब कॉन्टिनेंट के। क्लियर? बहुत ही फाइन वर्क वाली पोट्री थी। क्लियर? चल, Question number 12. What do you understand by the term punch-marked coins? Explain in brief. जो punch-marked coins है, इस टर्म से आप क्या समझते हो? ठीक है, आपको क्या करना है? ब्रीफ में, फटाक से, छोटा ज़्यादा इलेबोरेट करके नहीं, ब्रीफ में इसके बारे में नोट लिखना है, वही समझ लीजिए। एक्सप्लेन करना है पंच-मार्क्ड कॉइन्स के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट हुए थे अपने ज़माने में ये, है ना। अलग अलग शेप्स के भी थे, देखते हैं। Archaeologists have found several thousands of coins belonging to the early ancient period of ancient India. आर्कियोलॉजिस्ट भाई यही काम करते ढूंढने का, है ना। इनको मतलब यही काम करते, मतलब यही लोग हैं जो ये काम करते, स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, कॉइन्स को, फिर हमें बताते हैं। तो इन्होंने फाउंड करे थे, इनको मिले थे बहुत से, लगभग हज़ारों की तादाद में कॉइन्स मिले थे। कब के? एंशियंट पीरियड, इंडिया के है ना, एंशियंट पीरियड मतलब बहुत पुराने टाइम के हमें कॉइन्स देखने को मिले थे। किसको मिले थे? आर्कियोलॉजिस्ट को, जिसके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। The earliest coins which were in use for about 500 years were punch-marked coins. अब जो सबसे पुराने कह सकते हैं उस वक्त के, उस ज़माने के, जो लगभग कितना 500 years तक इम्पॉर्टेंट रहे, कौन से थे? पंच-मार्क्ड कॉइन्स। किसकी बात हो रही है? पंच-मार्क्ड कॉइन्स की। ठीक है, जो यूज़ होते रहे लगभग 500 सालों तक। कौन से कॉइन्स थे? पंच-मार्क्ड कॉइन्स। They have been given this name because the designs were punched on the metal, silver or copper. Coins were used as medium of exchange. इनको ये नाम क्यों दिया गया? इनको ये नाम क्यों दिया? क्यों? हम बोले ना पंच मार्क्ड कॉइन्स, तो कुछ तो सोचा होगा इसके पीछे, कुछ तो लॉजिक लगाया होगा।
तो दे हैव बीन गिवन दिस नेम, उनको ये नाम क्यों दिया गया था, इसलिए दिया गया था क्योंकि डिजाइन्स कैसी बनती थी, पंच ऑन दी मेटल, मेटल में से पंच करा है ना, सिल्वर और कॉपर के, और कॉइन्स वर यूज एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और ये कॉइन कैसे यूज होते थे, एक्सचेंज के माध्यम से, है ना, एक्सचेंज किया जाता था, यूज होते थे। इनमें से पंच से स्टैम्प इस तरीके का लगाया जाता था, ठीक है, तब जाके इनको क्या बोलते थे, पंच मार्क्ड कॉइन्स। इनमें कोई ऐसे इंस्क्रिप्शंस नहीं होते थे, इंस्क्राइब नहीं किया जाता था, पंच और स्टैम्प लगाया जाता था, इसीलिए इन्हें पंच मार्क कॉइन्स कहा जाता था। ठीक है, चल डिस्कस द सीन ऑफ स्मिथ शॉप। स्मिथ्स की जो शॉप है, स्मिथ, इसको डिस्कस करना है हम अपने अकॉर्डिंग। जैसे स्मिथ, किसका स्मिथ क्या है वो अभी हम देखते, किस बारे में बात हो रही है, इसको डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो इस शॉप के बारे में, इसके बारे में हमें क्या करना है, सीन ऐसे डिस्कस करना है। एट शॉप ऑफ अ स्मिथ वी कैन सी अ स्मॉल बेंच ऑन विच आयरन टूल्स आर लेड आउट। हम क्यों मैं बोल रही हूँ स्मिथ का, क्योंकि जब हमने चैप्टर हमारा लगभग स्टार्ट ही किया था, है ना, चैप्टर स्टार्ट करा था तो हमने देखा था ना कि जो बालक है ना, जो बालक है वो क्या कर रहा है, स्मिथ की शॉप में बैठा है, वो देख के बहुत खुश हो रहा है कि मतलब उसको लग रहा है ये चीज़ क्या हो रही है। जो स्मिथ है वो अपना काम कर रहा था, वो देख रहा था चीज़ें क्या हो रही है ना, चीज़ जो हो रही है उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग काम हो रहा है। किससे, लोहे से रिलेटेड काम हो रहा था, कैसे लोहे को ऐसे गर्म किया जा रहा है, तो ऐसे मार के तेज तेज मार के, इसमें थोड़ा नॉइस भी हो रहा है लेकिन इंटरेस्टिंग लग रहा है, उसको शेप दिया जा रहा है, ये सब पढ़ा था ना हमने। At a shop of Smith, we can see a small bench on which iron tools are laid out, ready for sale. पहले तो हम क्या देखेंगे, स्मॉल बेंच रहेगी जिसमें आयरन टूल्स ऐसे रखे रहते हैं और कि बस बिकने के लिए तैयार रहते हैं, बेंच है बिकने के लिए रखे रहते हैं, बेचने के लिए कि लोग आएंगे खरीदेंगे। We can also see a bright fire burning and two men heating and beating metal rods in shape. हमें और क्या देखने को मिलेगा, जैसे अच्छी तेज लाइट वो जलती रहेगी, आग जलती रहेगी, बहुत तेज ऐसे फायर जलती रहेगी, है ना, और टू मैन, दो मैन हैं, हमें हीट करते हुए दिखेंगे और बीटिंग करते हुए दिखेंगे, मतलब गर्म करेंगे लोहे को और उसको बीट करेंगे, शेप देने के लिए, उस रॉड को क्या करने के लिए, उसको शेप देने के लिए। It is generally very hot and noisy and yet it is fascinating to watch what is happening. ये कैसी होती, बहुत गर्म होती है और नॉइसी होती, कैसी होती, गर्म होती है और नॉइसी होती है, जैसे कि अभी मैंने बताया, लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। क्लियर? तो ऐसा सीन होता है स्मिथ की शॉप का, आप भी कभी बैठना, मैंने भी इवन देखा रियल में, यही सीन होता है ना, ऐसे लोहे के ऐसे सामानों को, टूल्स को रखा जाता है बेचने के लिए, एक तरफ दो लोग काम कर रहे होते हैं, वो क्या कर रहे थे, रॉड को तेज गर्म कर रहे होते ताकि फिर उसको कूट ऐसे पीट पीट के जोर जोर से उसको शेप दे रहे होते हैं, हल्ला भी होता है, नॉइज भी होता है, लेकिन लगता बहुत अच्छा है देखना। क्लियर? चल, What archaeological sources have been excavated in अरिकमेदु? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बताने हैं जो कहाँ से निकले, खोद के, है ना, जब अरिकमेदु में क्या क्या आर्कियोलॉजिकल जो है सोर्सेज हमें देखने को मिले। एक्सक्वेट ऐसे खुदाई करके होता है ना, तभी तो पता चलता है पुरानी चीज़ें, भाई ये मिला वो मिला, पुरातत्व विभाग वाले ढूंढते। चल, A massive brick structure which may have been a warehouse was found at अरिकमेदु। देखो सबसे पहले हमें क्या मिला, एक बड़ा सा ब्रिक स्ट्रक्चर, है ना, मैसिव, बड़ा ईंटों का स्ट्रक्चर, जो क्या हो सकता है, वेयर हाउस होगा। वेयर हाउस जहाँ पे क्या बोलते हैं, जहाँ पे भाई सामान वगैरह खूब सारा गोदाम टाइप का रहता है, गोदाम जैसा बोलते हैं, जहाँ पे खूब सारा अनाज या कोई भी चीज़ ऐसे खूब सारे क्वांटिटी में रखी, ताकि फिर वहाँ से ले जा के बेचा जाता है, खूब सारा सामान जहाँ रखा जाता है। तो ऐसा बहुत बड़ा ऐसे मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर देखने को मिला, विच मे हैव बीन अ वेयर हाउस, जो क्या हो सकती है भाई, वेयर हाउस होगा। कहाँ मिला था, अरिकमेदु में। ठीक है, हमें और भी चीज़ मिली थी बहुत अच्छी अच्छी। अदर फाइंड्स इंक्लूड पॉटरी लाइक एम्फोरे, टॉल डबल हैंडल जार दैट कंटेन लिक्विड सच एज वाइन और ऑयल। और क्या मिला था हमें, और क्या मिला था हमें, मिला था ना एम्फोरा। अदर फाइंड इंक्लूड पॉटरी लाइक एम्फोरे, कैसी थी, ऐसा जार था जिसमें डबल साइड, दोनों साइड हैंडल था, जिसमें क्या रखा जाता था, लिक्विड, या तो ऑयल रख लो या वाइन वगैरह। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या मिली थी, स्टैम्प रेड ग्लेज्ड पॉटरी, रेड ग्लेज, अच्छी चमकली बड़ी ऐसी खूबसूरत सी रेड ग्लेज पॉटरी मिली थी। रोमन लैम्प्स मिले थे, ग्लासवेयर मिले थे, जेम्स मिले थे। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पे मिली थी, अरिकमेदु में मिली थी। क्लियर हुआ? आया समझ में क्या क्या मिला था? हमने देखा यहाँ पे वेयर हाउस मिला था, ब्रिक स्ट्रक्चर बड़ा सा, यानी वेयर हाउस होगा ऐसा माना गया था। एम्फोरे, जो ऐसा जार डबल हैंडल वाला, ठीक है, जिसमें लिक्विड चीज़ें, या तो ऑयल या तो हम वाइन रख सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या मिली थी, हमें मिला था एक अच्छा ग्लेज, ऐसे रेड ग्लेज जार, ठीक है, पॉटरी मिली थी, स्टैम्प, जो कैसी थी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी,
रोमन लैम्प्स मिले थे, ग्लासवेयर मिले थे और जेम्स मिले थे। क्लियर? चलो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बारूच। बारूच पर आपको क्या लिखना है? शॉर्ट नोट लिखना है। बारूच, इसको और क्या बोला था? बैरीगाजा भी नाम था, है ना। इसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी कि यहाँ पे कैसा था, इंपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट वगैरह चलता रहता था। थोड़ा सा नेवी जो लोग आते थे बाहर से उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती थी। चलो देखते हैं। The gulf is very narrow at Baruch and it was very difficult to navigate for those coming from the sea. Only experienced, skillful local fishermen employed by the king could do that. देखो, जो गल्फ था कैसा था? बहुत ही नैरो था बारूच का, ठीक है, नैरो था, सकड़ा था। तो जो बाहर से आते थे, जो सी के रास्ते आते थे, जो समुद्र के रास्ते ट्रेवल करके आते थे, उनको बहुत दिक्कत होती थी, उनको नेविगेशन में बहुत दिक्कत होती थी। तो अब जब दिक्कत होगी तो किसकी हेल्प लेंगे? जो लोकल होंगे, जो वहाँ के रहवासी होंगे, जो वहाँ रहते होंगे, उनकी हेल्प लेंगे। तो ये क्या करते थे? ओनली जो एक्सपीरियंस फिशरमैन होंगे, जो भाई मछली उछली पकड़ते होंगे, उनको नॉलेज भी कैसे कैसे कहाँ जाना है, क्या है, उनको पता रहता होगा, तो उनकी हेल्प ली जाती थी। तो स्किलफुल लोकल फिशरमैन एम्प्लॉयड बाय द किंग कुड डू दैट। इनको किसने एम्प्लॉय करके रखा था? किंग ने, ताकि ये क्या कर सके? हेल्प करें, नेविगेशन में हेल्प करें, ताकि जो सी के रास्ते आ रहे हैं उनको हेल्प मिल सके। इम्पोर्ट्स क्या होते थे? यहाँ पे सामान आता था, जैसे वाइन आती थी, कॉपर इम्पोर्ट किया जाता था, टिन, लेड, कोरल, टोपास, क्लोथ, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स, ये सब इंपोर्ट किया जाता था। एक्सपोर्ट क्या किया जाता था? जैसे हिमालय से प्लांट जो एक्सपोर्ट किए जाते थे, है ना, यहाँ के मतलब प्लांट है हिमालय के, एक्सपोर्ट बाहर भेजा जाता था, ठीक है। आइवोरी भेजी जाती थी, एग्जेट, कार्नेलियन, कॉटन, सिल्क और परफ्यूम्स, ये सब, ठीक है। तो ये इंपोर्ट होता था, ये एक्सपोर्ट होता था। आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। वॉट इज द संगम लिटरेचर एंड व्हेन वर दे कंपोज्ड? क्या है संगम लिटरेचर और कब ये कंपोज हुई थी? संगम लिटरेचर साउथ का, याद करो, संगम लिटरेचर का नाम सुना है ना। तो हमें क्या बताना है कि क्या है ये संगम लिटरेचर और कब ये कंपोज की गई थी। क्लियर? देखें, चलो। The earliest work in Tamil, known as Sangam literature, were composed around 2300 years ago. जो क्या है? तमिल वर्क है, अर्लीस्ट, बहुत पुराना तमिल वर्क है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको हम कहते हैं संगम लिटरेचर। वर कंपोज अराउंड 2300 ईयर्स अगो, जो कब कंपोज की गई थी? लगभग 2300 साल पहले, 2300 ईयर्स अगो जो कंपोज की गई थी। दीज टेक्स्ट वर कॉल्ड संगम, लेकिन हम इसको संगम क्यों कहते हैं? ठीक है, कब कंपोज की गई, क्या था, वो तो अपनी जगह है, लेकिन कुछ तो रीजन होगा जो हम इसको संगम कहते हैं। तो संगम क्या था, क्यों कहते थे? दीज टेक्स्ट वर कॉल्ड संगम बिकॉज दे वर सपोज्ड टू हैव बीन कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज। ये कहाँ कंपाइल की गई थी? असेंबलीज में, सभा, काफी लोग जहाँ रहते हैं, मिलते हैं, है ना, नोन एज संगम्स, जिनको क्या कहा जाता था? संगम कहा जाता था। ऑफ पोएट्स, जहाँ पे पोएट्स मिलते थे, उनका संगम, वो मिल रहे हैं, असेंबली हो रही है, वहाँ क्रिएट की गई, इसीलिए इसको क्या माना जाता था? संगम लिटरेचर कहा जाता था। जो कहाँ हेल्ड होती थी? हुई थी मदुरई में। तो बेसिकली संगम लिटरेचर की बात हो रही है, जो क्या है? अर्लीस्ट तमिल वर्क है, 2300 साल, 2300 ईयर्स अगो जो हुआ था, ठीक है। संगम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बनी गई थी, सपोज ऐसा माना गया है कि कहाँ कंपोज की गई थी? कंपाइल की गई थी असेंबलीज में, जहाँ पे पोएट्स की असेंबलीज होती थी मदुरई में, है ना, वहाँ मिलते थे, तो जिसको संगम कहा जाता था, मतलब इनकी असेंबली को संगम कहा जाता था, इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया? संगम लिटरेचर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? चलो, और अभी तक आप लोगों ने 16 क्वेश्चन हो गए हैं। लाइक करने का थोड़ा सा कष्ट उठाना चाह रहे हैं या नहीं, या ज़बरदस्ती लाइक करवाऊँ? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, धमकी वमकी नहीं चलेगी भाई, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छे से कह रहे हैं, कर देंगे आप लाइक, तो कर दो भाई फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द श्रेणीज। आपको श्रेणीज के बारे में लिखना है। क्या थे श्रेणीज? एसोसिएशन थी ना, एसोसिएशन थी। किसकी एसोसिएशन थी? याद करो, किसकी थी भाई? मर्चेंट्स की थी और क्राफ्ट पर्सन की थी। काफ़ी कुछ पढ़ा था ना इनके बारे में, तो यही हमें नोट में बताना है। Many craft person and merchants formed associations known as श्रेणीज। बहुत से जो क्राफ्ट पर्सन, many craft person and merchants formed associations known as श्रेणी। कौन क्रिएट करते थे? क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट्स, है ना, इनका एसोसिएशन बड़ा, मतलब ये लोग एसोसिएशन बनाते, संगठन जैसा हम बोलते हैं, ठीक है। अब
जिसको क्या नाम दिया गया, श्रेणीज। कौन कौन है इसमें, क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट्स। These trainees of craft person provided training, procured raw material and distributed the finished products. Then trainees of merchants organized the trade. Trainees also served as banks where rich men and women deposited money. हमें क्या बोल रहे हैं कि ये जो ट्रेनीज है, अगर हम बात करें किसकी श्रेणी की, क्राफ्ट पर्सन की, तो इनका काम क्या रहता था, पहले तो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जो क्राफ्ट पर्सन यानी काम करने में है ना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे, रॉ मटेरियल लाते थे, उसके बाद बना के डिस्ट्रीब्यूट करते थे फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है, यही काम है क्राफ्ट पर्सन का। मर्चेंट क्या करते थे, जो श्रेणीज था मर्चेंट का, वो क्या करता था, ट्रेड ऑर्गेनाइज करता था। वो क्या ऑर्गेनाइज करता था, ट्रेड ऑर्गेनाइज करता था, यानी व्यापार, भाई सामान खरीदना बेचना जरूरी है ना, चीजें बन गई तो क्या, सामान खरीदना बेचना भी जरूरी है, तो ऐसे ये लोग काम करते थे। साथ में एज अ बैंक भी काम करते थे, ये श्रेणीज बैंक की तरह भी काम करती थी, जहां पे रिच मैन और वुमेन क्या करते थे, अपने पैसे को डिपॉजिट करते थे। जो रिच मैन और वुमेन थे क्या करते थे, अपने पैसे को डिपॉजिट करने का वहां पे काम करते थे। दिस वॉज इन्वेस्टेड एंड पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट वॉज रिटर्न और यूज टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज मोनेस्ट्रीज। अब इनको क्या करा जाता था, इन्वेस्ट किया जाता था, और इसका कुछ हिस्सा जो इंटरेस्ट का वो क्या करा जाता था, या तो वापस, या तो सपोर्ट, किसके सपोर्ट में, जो मोनेस्ट्रीज थी, है ना, तो उनमें, उन इंस्टीट्यूशन में ऐसे दे दिया जाता होगा, उनकी हेल्प में। क्लियर आया समझ में। तो ये कौन काम करते थे, किसके बारे में देखा हमने, श्रेणीज के बारे में देखा। श्रेणीज बेसिकली क्या है, ये एसोसिएशन है, किसकी एसोसिएशन है, क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट्स की। क्राफ्ट पर्सन क्या करते थे, सामान लाना, है ना, उसके बाद ट्रेनिंग देना, उससे पहले ट्रेनिंग देना, सामान लाना, रॉ मटेरियल, उसके बाद फिनिश गुड बनाना। ट्रेडर का, मर्चेंट का क्या काम था, ट्रेड ऑर्गेनाइज करना। साथ में एज अ बैंक भी सर्व करते थे, जहां पे रिच मैन और रिच वुमेन अपने पैसे, मनी डिपॉजिट करते थे। क्लियर आया समझ में। जो इंटरेस्ट आता था उसका कुछ रिटर्न, या तो कुछ जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जैसे मोनेस्ट्रीज वगैरह में दे देते थे सपोर्ट में, ठीक है। चल, राइट अबाउट ग्राम भोजिका, किसके बारे में लिखना है आपको, आपको ग्राम भोजिका के बारे में लिखना है, ठीक है। किसके बारे में लिखना है आपको, ग्राम भोजिका के बारे में लिखना है। तो लिखना चाहते हैं आप ग्राम भोजिका के बारे में, क्यों नहीं लिखेंगे भाई, इतना सारा तो था, इतना टैलेंटेड था ग्राम भोजिका, काफी सारे काम करता था, तो क्यों नहीं लिखेंगे इसके बारे में। चल, in the northern part of the country the village headman was known as the gram bhojika। northern part of the country है ना, कंट्री के नॉर्थ हिस्से, नॉर्थ के पार्ट में, नॉर्थ के हिस्से में जो विलेज का हेडमैन था उसके लिए टर्म यूज किया जाता था क्या, ग्राम भोजिका। कौन सा टर्म यूज किया जाता था उसके लिए टर्म यूज किया जाता था ग्राम भोजिका। The post was hereditary. That means men from the same family held the position for generation। जैसे राजा महाराजा बनते, राजा फिर उसका बेटा राजा फिर उसका बेटा राजा, ऐसे करते करते तो सेम इनकी पोस्ट भी हेरिडिटरी थी, मतलब उसी फैमिली के जनरेशन टू जनरेशन विलेज के हेडमैन बनते थे। मतलब बाकी किसी को और को मौका नहीं मिलता था, जिनको मौका मिला हुआ है वही मौका पकड़ेंगे और वही क्या बनेंगे, विलेज हेडमैन बनेंगे, ठीक है। जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम ग्राम भोजिका कहते हैं। तो ये पोजीशन कैसी थी, हेरिडिटरी थी। The ग्राम भोजिका was often the largest landowner। अक्सर जो ग्राम भोजिका थे कौन रहते थे, लार्जेस्ट लैंड ओनर्स, अच्छा खासा जमीन जायदाद वाले लोग, ठीक है। He had slaves and hired workers to cultivate the land। इनके पास क्या थे भाई, अब बड़े अच्छे पैसे रिच लोग हैं तो खुद तो कुछ काम करेंगे नहीं, तो वर्कर्स रहते थे, है ना, इनके खेतों में काम करने के लिए, फील्ड में काम करने के लिए स्लेव्स, दास वगैरह लगाए हुए थे। The king often used him to collect tax from the village। अब राजा भी इसका यूज करता है, राजा भी इससे हेल्प लेता था, क्या, टैक्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए राजा भी क्या करता था, इनसे हेल्प लेता था। इनको ड्यूटी देता था कि भाई आपका काम है, आप जो गांव के लोग हैं, आप विलेज हेडमैन है, क्या करो, टैक्स कलेक्ट करो गांव वालों से। He also functioned as a judge and sometimes as a policeman। ये एज अ जज भी काम करता था, कभी कभी भाई जज कुछ न्याय ले लिया, किसी के साथ अन्याय हो गया, या एज अ पुलिसमैन भी कभी कभी काम करता था। किसकी बात कर रहे हैं हम, ग्राम भोजिका की बात कर रहे हैं। कहाँ मिलेगा हमें, नॉर्दर्न पार्ट में, काफी इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते थे। क्लियर, लार्जेस्ट लैंड ओनर्स भी थे। आगे बढ़ते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ अरिकमेदु सेटलमेंट। अरिकमेदु सेटलमेंट के आपको क्या बताने, मेन फीचर्स बताने। काफ़ी सारा सब कुछ देखा था ना हमने, कोस्टल एरिया में वेयर हाउसेज वगैरह मिले थे, पोट्री मिली थी, है ना, रोमन कॉइन्स वगैरह भी, है ना, रोमन ग्लासेस वगैरह, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली थी। देखते हैं, द मेन फीचर्स ऑफ अरिकमेदु सेटलमेंट। अरिकमेदु इज लोकेटेड इन पौंडीचेरी। हमने देखा ना, पुडुचेरी लिखा था इस साइड में, बिटवीन
2200 and 1900 years ago, this site was a coastal settlement where ships unload goods from distant lands. यहाँ पे क्या था, लगभग बिटवीन 2200 से लेके 1900 ईयर्स अगो यहाँ पे क्या देखने को मिला था, ये साइट कैसी थी, कोस्टल सेटलमेंट था यहाँ पे, है ना, तटीय क्षेत्र था, है ना, कैसा क्षेत्र था, तटीय क्षेत्र था, जहाँ पे शिप दूर दूर की जगहों से शिप आती थी, सामान आता था शिप में और उसको वहाँ पे अनलोडिंग होती थी, शिप से सामान उतारा जाता था। एक अच्छा मैसिव बहुत बड़ा सा ब्रिक स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिला, जिसको क्या माना गया है, जो वेयर हाउस होगा, है ना, जो इस साइट में हमें देखने को मिला, क्योंकि हम बोले ना अरिकमेदु में क्या क्या खास है, उस सेटलमेंट में हमें क्या क्या मिला। तो पहले हमने ये देखा कि भाई कोस्टल एरिया था जहाँ पे शिप वगैरह उतरती थी, सामान अनलोड होता था, कहाँ, ये पुडुचेरी में है। फिर हमने देखा एक बड़ा मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर मिला था जिसको वेयर हाउस ही होगा, है ना, वेयर हाउस ही माना गया है। अदर फाइंड्स ऑफ अरिकमेदु इंक्लूडेड पॉटरी फ्रॉम मेडिटेरेनियन रीजन। अब अरिकमेदु में और क्या मिली भाई, पॉटरी मिली देखने को हमें मेडिटेरेनियन रीजन की, जैसे एम्फोरा मिला और स्टैम्प्ड रेड ग्लेस पॉटरी मिली। लोकल मेड पॉटरी भी मिली जो यूज होती थी रोमन डिजाइन जिसमें, ठीक है। एम्फोरा का हमने देखा था ना कि ऐसा जार जो डबल हैंडल जार जिसमें लिक्विड वगैरह रखा जाता था, वाइन और हमने देखा था ऑयल वगैरह, ठीक है। फिर हमें रेड ग्लेस पॉटरी भी मिली थी जो मेडिटेरेनियन रीजन की थी, और लोकल भी हमें मिली, लोकल पॉटरी भी मिली, लेकिन उसमें रोमन डिजाइन्स वगैरह बनी हुई थी। तो ये सब हमें कहाँ मिला, ये सब हमें अरिकमेदु सेटलमेंट में देखने को मिला था। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना। चल, रोमन लैम्प्स और क्या क्या मिला था हमें, रोमन लैम्प्स मिले थे, ग्लासवेयर और जेम्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड एट द साइट। क्या क्या मिला, रोमन लैम्प्स मिले, ग्लासवेयर मिले, जेम्स मिले। स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड दैट वर प्रोबेबली यूज्ड टू डाई क्लॉथ। और हमने बोला था ना ऐसे डाइंग वाट मिला था, उस वाट में क्या होता है, जैसे कपड़े वगैरह को डाई करने के लिए, कलर जो भी करना है, तो ऐसे टैंक्स वहाँ देखने को मिले। देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर द मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड ग्लास। हमें और भी एविडेंस मिले थे यहाँ पे, क्या, जैसे बीड्स वगैरह बनाई जाती है, मनके के दाने वगैरह होते ना, इस तरीके के, किससे बनते थे, सेमी प्रेशियस स्टोन्स और ग्लास से, ठीक है। तो ये सारे सबूत एविडेंसेस हमें कहाँ से मिले, अरिकमेदु सेटलमेंट से देखने को मिले थे। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, याद आया कि नहीं आया, क्लियर। चल, क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डू वी फाइंड आउट अबाउट अर्ली सिटीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट की अर्ली सिटीज के बारे में हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हमें पता चल सकता है, किसके बारे में, अर्ली सिटीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो देखें भाई कैसे पता चल सकता है। वी फाइंड आउट अबाउट अर्ली सिटीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज। सोर्सेज के थ्रू ही पता चल पाता है ना, कुछ चीज़ों के थ्रू पता चल पाता है ना, ऑटोमेटिकली तो पता चलेगा नहीं, कुछ तो ऐसा प्रूफ मिलेगा, एविडेंस मिलेगा, जिसको देख के हम बता सकते हैं कि भाई हाँ उस जमाने में ये सिटी थी, ये था, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन वगैरह ऐसी सिटीज। वी फाइंड आउट अबाउट अर्ली सिटीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज। हमें जो फाइंड आउट कर पाते हैं हम किसके बारे में, पुरानी जो सिटीज के बारे में सब कॉन्टिनेंट की, विद द फॉलोइंग सोर्सेज। स्टोरीज, जैसे स्टोरीज, the Jatakas were stories that were probably composed by ordinary people and then written down and preserved by Buddhist monks. The Jatakas throw sufficient light on the lives of the people who used to live there. अब Jatakas क्या है, जहाँ पे एक आम इंसान, ordinary people अपनी stories compose कर रहे हैं, आम इंसान है, यानी उनकी जो normal जिंदगी, simple जिंदगी जो living, चाहे वो struggle कर रहे हो, problem में हो, खुश हो, जो भी हो, उसमें लिखते थे, तो हमें पता चलता है कि भाई हाँ आम इंसान उस वक्त ऐसे थे। इनको किसने लिखा, रिटर्न करा, इनको राइट डाउन करा और संभाल के रखा किसने, बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने, है ना। अब जो जताकाज है वो किस चीज पे रोशनी डालता है, किस बातों को बताता है, जो लोग उस टाइम पे भाई जो रहते थे, जैसी उनकी जिंदगियां थी, तो स्टोरीज के थ्रू हमें पता चलता है। सेकंड, अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स एंड सेलर्स, कोई भाई ट्रैवलर आ गए या कोई सेलर है ना, शिप वगैरह में जो रहते हैं सेलर। Another way of finding out about early cities is from accounts of sailor and travelers who visited them, है ना, जो भाई वहाँ पे गया हो, जो उन जगहों पे गया हुआ है ना, अर्ली सिटीज़ में जो गए होंगे, तो उनके अकाउंट उन्होंने कुछ लिखा होगा, जैसे हम बोलते हैं इस ट्रैवलर ने ये लिखा कि जब ये इंडिया में आए थे, इस ट्रैवलर ने लिखा जब वो चाइना गए थे, ये सब चीज़ें आपको सुनने को मिलती। तो ट्रैवलर गए, है ना, तो उन्होंने लिखा। अब जैसे मैं चाइना गई तो मैं ट्रैवल करके तो मैं लिखूंगी ना कि भाई मैंने तो चाइना में ऐसा देखा, हमारे इंडिया में तो ऐसा होता है, वहाँ तो इस तरीके से होता है, ये चीज़ें होती, वो चीज़ें होती, तो जो भी है, ऐसा खाते हैं, ऐसा पीते हैं, जो भी चीज़ें हैं, है ना, क्लियर। तो मैं इसको लिखूंगी, तो अब कोई पढ़ेगा तो बताएगा ना कि अच्छा चाइना में ऐसा होता है, तो उन सोर्सेज के थ्रू हमें चाइना के बारे में पता चला। तो ऐसे ही ट्रैवलर्स हो गए, सेलर्स हो गए, उनके थ्रू हमें पता चलता है, क्लियर। चलो,
sculptures. We can use other kinds of evidences to find out about life in some of these early cities. Sculptures carved seen depicting people's lives in towns and villages as well as in the forest. अब हमें किन के थ्रू मिलेगा? स्कल्पचर्स के थ्रू. जैसे इनके जो सीन है, कुछ भी चीज़ें हो रही है वो डिपिक्ट कर रही, दिखा रही है किन की लाइफ के? लोगों के लाइफ के बारे में, जिंदगियों के बारे में, जैसे टाउन्स के, विलेज के या फॉरेस्ट के. तो स्कल्पचर्स के थ्रू भी हेल्प मिलती है. आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स. अब आर्कियोलॉजिकल पुरातत्व के विभागों की तरफ से जो भी उन्होंने ढूंढा होगा उनकी फाइंडिंग से, जैसे हमें पॉट्स मिले थे, है ना, सेरेमिक रिंग्स अरेंज हुई थी, और भी बहुत सी चीज़ें हमें मिली थी. तो ये सब पता चल रहा है ना हमें कि हाँ इन्होंने ढूंढा है, खोद के निकाला है, तो पता चला कि भाई हाँ उस ज़माने में ऐसा था, ये वहाँ की उस राजा की. ठीक है. They have also found many silver and copper coins. From all these findings, many important facts about the early cities can be known. हमें भाई सिल्वर हो गए, कॉपर कॉइन्स के थ्रू पता चलता है कि उस कुशंस के थे, इंडो ग्रीक कॉइन्स थे, पंच मार्क कॉइन्स थे. तो कॉइन्स देख के तो पता चलता है कि कब कब कहाँ चले. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें, और इसके साथ साथ और भी चीज़ों के थ्रू हमें पता चल पाता है कि भाई हाँ पुराने ज़माने में या पुरानी सिटीज़ थी और वहाँ पे कैसा क्या माहौल था, कैसे ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ थी, क्या चलता था, ये सब हमें क्या है पता चलता है. चाहे वो ट्रैवलर के थ्रू पता चले, है ना, ट्रैवलर के अकाउंट के थ्रू, या हमने स्कल्पचर का देखा, या हमने आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स का देखा. क्लियर? आया समझ में? चल. सो भाई इसी के साथ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस हमने करे एंड होते हैं. ठीक है. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना अगर कुछ भी डाउट आपको आता है. इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है. अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स दिखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं. ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है. आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे. ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.